हेलो गाइस, मैं रीना अग्रवाल आपका हिस्ट्री सवारू चैनल में स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम अशोक के अभिलेखों के बारे में पढ़ रहे थे, हमने ये जाना कि अशोक के अभिलेख को 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है: शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। शिलालेख में हमने जाना कि इसको बृहद और लघु शिलालेख में बांट कर पढ़ सकते हैं। बृहद शिलालेख को आपने जाना कि 8 स्थानों से 14 लेखों का समूह प्राप्त हुआ है, जो 8 अलग अलग भिन्न भिन्न स्थानों से हमें प्राप्त हुए हैं। उसमें से ही धौली एवं जौगढ़ के शिलालेख पर 11, 12, 13 नंबर के शिलालेखों के स्थान पर 2 पृथक कलिंग अभिलेख मिलते हैं। प्रथम शिलालेख गिरनार संस्करण एवं 13वां शिलालेख सहवाजगढ़ी संस्करण कहलाता है। सबसे सुरक्षित गिरनार शिलालेख है। अब हम लघु शिलालेख के बारे में पढ़ेंगे। ये आपके 18 स्थान से प्राप्त हुए हैं। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आते हैं। वैसे ज़्यादातर बृहद शिलालेख में से पूछा जाता है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो इसमें से आते हैं वो इस प्रकार हैं। लघु शिलालेख को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, लघु शिलालेख संख्या 1 और संख्या 2 में। लघु शिलालेख 1 में अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। लघु शिलालेख 2 में अशोक के धम्म के बारे में जानकारी मिलती है। भाब्रू के 2 शिलालेख जयपुर के बैराठ में बीजक की पहाड़ियों से 1837 ईस्वी में कैप्टन भट्ट द्वारा खोजे गए। यह अशोक को बौद्ध प्रमाणित करने का सबसे बड़ा अभिलेखीय साक्ष्य है। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि कौन सा जो शिलालेख है जिसमें अशोक को बौद्ध प्रमाणित करता है। ये भाब्रू शिलालेख इसका आंसर होगा। अशोक बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों बुद्धम, धम्म एवं संघ में आस्था प्रकट करते हैं। भाब्रू अभिलेख वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में है। हुइशांग 634 ईस्वी में बैराठ आया था एवं बंगाल में 8 बौद्ध मठों का उल्लेख किया। हुइशांग कौन था? एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के समय आया था। हर्षवर्धन आपका गुप्तोत्तर काल में पुष्यभूति वंश और वर्धन वंश में आप हर्षवर्धन को पढ़ेंगे। उनके समय ये राजदूत था चीनी। ये बौद्ध मठों की खोज में इधर आया था। बौद्ध धर्म को जानने के लिए यह हुइशांग भारत आया था। हुइशांग 634 ईस्वी में बैराठ आया था एवं बैराठ में 8 बौद्ध मठों का उल्लेख किया है। अहरौरा लघु शिलालेख में अशोक 256 रातें स्तूप निर्माण हेतु भ्रमण में बिताने का उल्लेख करता है। रूपनाथ लघु शिलालेख में अशोक कहता है, अभी 2.5 वर्ष बीते हैं जब मैं संकल्पित रूप से एक शाक्त बना हूँ। प्रारंभ में समर्पित नहीं था, किंतु पिछले 1 वर्ष से मैं संघ के काफ़ी नज़दीक आ गया हूँ। ये जो कोटेशन है ये इम्पोर्टेंट है। अशोक का सबसे दक्षिणी अभिलेख एरोगुडी लघु शिलालेख है। अशोक के एरोगुडी लघु शिलालेख में करगिक नामक अधिकारी का उल्लेख आया है, जो लेखाधिकारी का कार्य करता था। सबसे दक्षिणी स्तंभ लेख अमरावती बृहद शिलालेख है, जो जीर्णशीर्ण अवस्था में है। हम अशोक के जो शिलालेख हैं आरामाइक लिपि के और भाषा के, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अशोक के अभिलेखों में 4 लिपियों का और 3 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। लिपियाँ कौन कौन सी थी? ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और आरामाइक। और भाषा प्राकृतिक भाषा जिसको अर्धमागधी भी बोलते हैं, और ग्रीक और आरामाइक। इसमें से तक्षशिला शिलालेख ये आरामाइक, इसकी लिपि आरामाइक है और ये भाषा भी इसकी आरामाइक है। इसकी खोज 1915 ईस्वी में जॉन मार्शल ने की। लंगमान प्रथम पुल ए दरुंद, इसकी खोज अफगानिस्तान में लंपक घाटी में 1932 में की गई। सिकंदर के आक्रमण से पहले अरामाइक हखामनी साम्राज्य की राजभाषा थी। कंधार अरामाइक शिलालेख, इसकी खोज 1963 ईस्वी में हुई तथा 1966 ईस्वी में आंद्रे डुपॉन्ट सोमर ने इसे प्रकाशित किया। यह अशोक द्वारा 260 ईसा पूर्व में लिखवाया गया। कंधार अरामाइक शिलालेख में भारतीय भाषा के शब्दों को अरामाइक लिपि में लिखा गया है। यानी कि जो इस शिलालेख में जो भारतीय भाषा थी
उसको आरामाइक लिपि में लिखा गया है। ओके, ये शब्द सातवें बृहत स्तंभ लेख में मिलते हैं, जिससे यह शिलालेख अशोक के सातवें बृहत स्तंभ लेख का रूपांतरण लगता है। कांधार द्विभाषी लघु शिलालेख यह कांधार के पास सरयकुना नामक स्थान से मिला है। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्विभाषी शिलालेख कहाँ से मिला है और ये कौन सा है। ये कांधार द्विभाषी लघु शिलालेख यह कांधार के पास शरयकुना नामक स्थान से मिला है। यह ग्रीक एवं आरामाइक दोनों लिपियों में एवं भाषाओं में है, इसलिए इसको द्विभाषी लघु शिलालेख कहते हैं। आरामाइक और ग्रीक भाषा में है ये, और दोनों ही लिपियों में है। यह शासन के 10वें वर्ष 260 ईसा पूर्व में लिखवाया गया और अशोक का पहला अभिलेख माना जाता है। कांधार द्विभाषी लघु शिलालेख में अशोक धम्म के लिए यूशेविया शब्द काम में लेता है, यानी कि धम्म के स्थान पे वो क्या बोलता है, यूशेविया। कंधार के इस द्विभाषी लघु शिलालेख के अनुसार अशोक के धम्म का प्रभाव बहेलियों एवं मछुआरों पर भी पड़ा। मतलब उसने अपने धम्म का इस तरह से प्रचार किया कि जो छोटे उसके जैसे बहेलिए मछुआरे थे उन पर भी इसका प्रभाव पड़ा। अशोक के ग्रीक लिपि एवं भाषा के लघु शिलालेख, अभी आपने आरामाइक लिपि और भाषा के लघु शिलालेख के बारे में पढ़ा। अब यह है ग्रीक लिपि एवं भाषा के लघु शिलालेख। कांधार ग्रीक शिलालेख यह कांधार द्विभाषी लघु शिलालेख से 1.5 किलोमीटर दक्षिण में 1963 ईस्वी में मिला। यह 45 × 9.5 सेंटीमीटर के पाषाण खंड पर है। इसमें 12वें बृहत शिलालेख का अंतिम भाग एवं 13वें बृहत शिलालेख का प्रारंभिक भाग मिलता है। 13वें बृहत शिलालेख के भाग में अशोक द्वारा कलिंग युद्ध के पश्चाताप का ग्रीक भाषा में उल्लेख है। जैसे अभी आपने पढ़ा था कि कलिंग युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है, 13वें शिलालेख में, तो किस भाषा में है, उसका वर्णन ग्रीक भाषा में है। ओके, अशोक का नाम अशोक उसके सिर्फ लघु शिलालेख में मिलता है। वो कौन कौन से हैं, वो 4 हैं, गुजर्रा, मास्की, उदयगोलम और नेट्टू। सबसे पहले मास्की में खोजा गया। ओके, गुजर्रा के दतिया एमपी में उस पड़ता है ये आपका। ये तीनों आपके कर्नाटक में पड़ते हैं। मास्की रायचूर कर्नाटक, उदयगोलम वेलारी कर्नाटक, नेट्टूर मैसूर कर्नाटक में, जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है, सिर्फ लघु शिलालेख में मिलता है। जैसे कि उनके अभिलेखों को शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख में बांटा गया है। फिर शिलालेख को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। उसके लघु शिलालेख में ही इनका नाम अशोक मिलता है। ओके फाइन। तो गाइस, मैं आज की क्लास यहीं तक रखती हूँ। नेक्स्ट हम इनके स्तंभ लेख और गुहालेख के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद इनकी राजनीतिक स्थिति है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो आप अपनी कॉपी पर नोट कर रहे हैं ना, आप इनको पॉइंट टू पॉइंट क्रमवार नोट करते जाइए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ इम्पोर्टेंट नोट्स को यहाँ पर लिया गया है, आप इनको अपनी कॉपी पर नोट करते जाइए, बस रिवीजन करते जाइए। देखिए और आपकी हिस्ट्री किस तरह से जल्दी तैयार हो रही है। ओके, थैंक यू।